हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान की। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके के 50 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। तो दोस्तों, गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अथर्व वेद से। ठीक है, तो देखिए अथर्व वेद को दोस्तों गोपद ब्राह्मण का ग्रंथ भी कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, नयनार कौन थे? तो दोस्तों नयनार शैव धर्मानुयायी थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। तो दोस्तों वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ था? गुजरात में था। ठीक है, अब इसकी स्थापना लगभग 470 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, और ये इसकी स्थापना की थी? मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टारक ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों ये है राजगृह में, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? अजात शत्रु के काल में राजगृह में ही हुई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती थी? तो दोस्तों महाभारत जय संहिता के नाम से जानी जाती थी। हमारी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो दोस्तों दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी शाहजहां ने। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय रहे। ठीक है, इन्हीं के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्र नीति के रूप में अपनाया गया। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 1904। तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई को 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। अब इसके फलस्वरूप हुआ क्या? तो कलकत्ता टाउन में जितने भी लोग थे उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी। ठीक है, तो जैसे ये ऐतिहासिक जो बैठक हुई थी, ये बहिष्कार का प्रस्ताव भी इसी में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हमारा, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी। तो दोस्तों किसने फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन, डिवाइड एंड रूल वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गदर पार्टी का मुख्यालय था। तो दोस्तों गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। ठीक है, इसी को गदर नामक एक अखबार ने निकाला था, इसीलिए जो संस्था का नाम था क्या पड़ गया था? गदर पार्टी। ठीक है, और ये दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किसे जाना जाता है दोस्तों? दादा भाई नेहरूजी को, द ग्रैंड ओल्ड मैन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, 31 दिसंबर 1929 को पहली बार तिरंगा लहराया गया था। ठीक है, और जब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उस समय ये प्रस्ताव पारित हुआ था पूर्ण स्वराज्य का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है इसमें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर कर्नाटक सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में हुआ था। नेक्स्ट हमारा 14, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है?
तो दोस्तों उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 858 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारा बेतवा नदी मिलती है, तो दोस्तों बेतवा नदी किससे मिलती है, तो ये मिलती है यमुना से, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 480 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों जिनकी राज्य तटरेखा से समुद्र लगा हुआ है, ये हैं दोस्तों गुजरात पश्चिम में, महाराष्ट्र, गोवा ये सब पश्चिम हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल ये दोस्तों दक्षिण और पूर्व भारत में है, ठीक है। सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन है दोस्तों, तो ये दोस्तों गुजरात है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। इसकी समुद्री रेखा कितनी है, 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17, साधारणतः ओरो बैंकिंग खरपतवार पाया जाता है, तो दोस्तों ये जो खरपतवार है ये किस प्रकार की खेती में पाया जाता है, तो दोस्तों ये पाया जाता है तंबाकू की खेती में, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ओरो बैंक के है इसको दोस्तों हिंदी में आज्ञा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 18, चावल बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है, तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 20-30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि 20-30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको बीज लगाना पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों एक और चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, ओरज़बा सैटिवा, क्या है दोस्तों, ओरज़िया सैटिवा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका केमिकल नेम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा मुद्रा के अवलोकन का परिणाम है, तो मुद्रा के अवलोकन का परिणाम क्या है दोस्तों, देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना, यानी कि जो इंपोर्ट है वो तो बहुत हो रहा है लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यही अभी इस समय भारत की स्थिति भी है, जो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन जो हमारे अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करने की बारी आती है वो हम बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों ह्यूमस उदाहरण है, तो दोस्तों ये है जैविक कोलाइट का उदाहरण, ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 21, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, तो दोस्तों ये निकलती है पोवई झील से, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यह लगभग 15 किलोमीटर लंबी नदी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन होता है ओडिशा में, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिछाया बैंकिंग क्या है दोस्तों, तो यह है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पेन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे AFZPK 7190 के, इसमें P दर्शाता है, तो दोस्तों ये जब पेन समझ रहे हैं आप, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, तो ये कह रहे हैं दोस्तों P, इसमें जो P होता है उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है, तो ये होता है दोस्तों पर्सनल, व्यक्तिगत। P का मतलब क्या होता है दोस्तों, पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है, तो दोस्तों कौन सा प्रोटीन होता है, ये होता है दोस्तों केराटिन, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है, तो दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्रोएशिया की फ्लिटविस झील एक धरोहर है, ठीक है, यानी कि एक हेरिटेज साइट है। और कब इसे घोषित किया गया था विश्व धरोहर में, तो 1979 में, 1979 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 27, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा होगा दोस्तों, तो ये दोस्तों डी सही हो जाएगा। अब ये देखिए उत्तर से दक्षिण कह रहा था, इसलिए सबसे पहले एज़टेक आएगा, फिर माया, मुइस्का और उसके बाद इंका,
तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पर आपको शासन दिए हुए हैं, कौन कौन से शासक थे, किन किन का काल था और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर चालू की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है सातवाहन स्वर्ण, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सातवाहन ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन आदि के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी, यानी इल्तुतमिश के राज्यकाल की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंद्रावर के युद्ध में पराजित किया गया था, तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जयचंद। तो जो दोस्तों जो चंद्रावर का युद्ध हुआ था ये 1194 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और यहाँ जो गैड़वाल का शासक था जयचंद, इसको पराजित किया था। नेक्स्ट हमारा 31, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके आधार पे हम जो इमरजेंसी है वो नहीं लगा सकते। ठीक है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या अशांति, आंतरिक अशांति। तो इसका दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंतरिक अशांति, क्योंकि देश में देखिए अपने घर में कुछ भी होता रहे उसकी वजह से आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते, जो बाह्य कारण होते हैं उनकी वजह से इमरजेंसी लगाई जाती है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है, जो कि इमरजेंसी के बारे में हमें बताता है, जिसके अंदर कहा गया है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, जब ऐसी कोई घटना होती है तो हम आपातकालीन घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा 32, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों पहला कथन है संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट है हमारा संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही है, तो इसमें से दोस्तों पहला वाला सही है, यानी कि संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 33, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, अधिकरण, यानी ये भाग 10 में नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान को प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है, तो दोस्तों ये था 58वां संशोधन 1987, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखा करिए और वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। नेक्स्ट है हमारा 35, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी गई, तो दोस्तों ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है हमारा यह केवल कृषि की साख की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन इसका दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 1, यानी कि नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा 1982 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं, तो दोस्तों ये सदस्यों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है 38, सेबी अधिनियम पारित हुआ था, यानी सेबी एक्ट कब लागू हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 1992 में, 12 अप्रैल 1992 में सेबी पारित हुआ था। नेक्स्ट हमारा 39, निम्न में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो दोस्तों जर्मेनियम जो धातु होती है वो ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग होती है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अर्धचालक के रूप में दोस्तों जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और अंत में दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए।
तो दोस्तों हड्डियों में उपस्थित क्या होता है दोस्तों, ये आपको देखना है, इसका मिलान करना है। तो हड्डियों में उपस्थित दोस्तों क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। सिरका में उपस्थित कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, एसिटिक एसिड। दूध का खट्टा होना होता है लैक्टिक एसिड की वजह से, और फलों को पकाया जाता है एथिलीन गैस से, ठीक है, C2H5 से। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है। तो दोस्तों H5N1 ये बर्ड फ्लू का कारण है, ठीक है। स्वाइन फ्लू का क्या है दोस्तों, H1N1, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम सबसे बाद के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे सही से मिलान करना है, ठीक है। तो दोस्तों साइलेंट वैली, पहला है साइलेंट वैली, दूसरा है जिम कॉर्बेट, तीसरा है काजीरंगा और चौथा है कान्हा नेशनल पार्क। तो सबसे बाद के अनुसार करना है हमें। तो दोस्तों सबसे बाद में कौन सा आएगा, यानी कि सबसे पहले जिसकी स्थापना हुई थी वो था दोस्तों जिम कॉर्बेट पार्क। तो जिम कॉर्बेट पार्क जिसको हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 सबसे पहले आएगा, ऑप्शन 2 सबसे पहले आएगा। तो इसका डी दोस्तों उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जिम कॉर्बेट, उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क, इसके बाद काजीरंगा और इसके बाद साइलेंट वैली। तो ये दोस्तों आपको याद रखने कहाँ कहाँ है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, कान्हा नेशनल पार्क दोस्तों मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा ये आसाम में है आपका, और साइलेंट वैली ये कहाँ है दोस्तों, ये केरल में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो दोस्तों कौन सा स्थान है, तो इसका चौथा स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से, और अगर जनसंख्या के स्थान से देखेंगे तो ये नंबर 1 पर है, ठीक है। तो सबसे बड़ा राज्य दोस्तों कौन सा है, राजस्थान, उसके बाद कौन सा है, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है और उसके बाद उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था। तो दोस्तों गालिब का जन्म, जो उर्दू के महान शायर मिर्ज़ा गालिब, इनका जन्म हुआ था 1797 में, कहाँ, आगरा में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ है, तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 फरवरी 1962 को हुई थी। इसको दोस्तों आप जानते होंगे ललित कला अकादमी के नाम से ना। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ये कहाँ आयोजित किया जाता है, ये हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, बटेश्वर, कन्नौज, गोवर्धन, सरधाना। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, गोवर्धन। तो इसका आयोजन कहाँ होता है दोस्तों, मथुरा वृंदावन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकेडमी की स्थापना हुई। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, और 1981 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी कर दिया गया। पहले ये भारतेंदु नाट्य केंद्र था 1975 में, 81 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा 48, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों ये लिखी है रजनी कोठारी ने, और ये बहुत ही फेमस इनकी बुक है, तो इनका नाम आप हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। तो दोस्तों सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, ये क्या करती है, लोक संस्कृति को स्पष्ट करती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विनिमय साध्य विलय का अधिनियम प्रभावकारी हुआ। दोस्तों तो ये दोस्तों कब विलयकारी जो अधिनियम था ये कब पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 1882 ईस्वी में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास हमारे लिए कोई फीडबैक है तो वो भी कमेंट करें। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं